नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने की योजना है। पीएम मोदी ने देश की जनता से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। सरकार ने भी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाने की योजना बनाई है। दावा किया जा रहा है कि इसके तहत करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इस अभियान से देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। इस मुहिम के जरिए युवा पीढ़ी में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ाने की कोशिश है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में बांधता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और भी प्रबल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई को ही पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है, करीब 20 करोड़ से ज्यादा घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। जी हां, मध्य प्रदेश अब फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश हमेशा से ही फिल्म निर्माण के लिए महफूज और पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है। भोपाल से लेकर इंदौर तक, ग्वालियर से लेकर ओरछा तक हर जगह को फिल्मी पर्दे पर जगह मिली है। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान मध्य प्रदेश के लिए गर्व का एक बड़ा मौका आया, और वो इसलिए क्योंकि अब मध्य प्रदेश फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। जी हां, फिल्म पुरस्कार के दौरान शूटिंग के लिए निर्माताओं की पहली पसंद बनकर मध्य प्रदेश उभरा है। सूबे को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का खिताब मिला है। दरअसल इस खूबसूरत सूबे में वो हर चीज है जो फिल्म निर्माताओं को चाहिए, फिर चाहे वो लोकेशन की बात हो या सुरक्षा की, सतपुड़ा की खूबसूरत वादियां हो या फिर ओरछा की सांस्कृतिक जमीन। फिल्मी पर्दे पर सूबे के कई स्थानों को जगह मिली है। The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. In the most film-friendly state, special mention has been received by the states of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and a certificate each will be given to them. हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की काफी शूटिंग भी मध्य प्रदेश में हुई। धाकड़ की शूटिंग सतपुड़ा और पाथाखेड़ा जैसी जगहों पर हुई है। इसके अलावा रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल की फिल्म राजनीति की शूटिंग भोपाल में हुई थी। सलमान की मशहूर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, इसकी शूटिंग इंदौर में हुई थी। मध्य प्रदेश का महेश्वर फिल्मकारों की पहली पसंद है। इस जगह पर बाजीराव मस्तानी, नीरजा जैसी कई फिल्मों के दृश्य फिल्माए जा चुके हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग जबलपुर के भेड़ा घाट में हुई है। यहाँ की पहाड़ियों के बीच बहती नदियों में ऋतिक रोशन ने खूब दौड़ लगाई है। चंबल के डकैतों पर आधारित पान सिंह तोमर की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई। गुजरे जमाने की बात करें तो नया दौर, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, किनारा, सूरमा भोपाली, पीपली लाइव, चक्रव्यूह, गंगा जल 2 जैसी अनगिनत फिल्में मध्य प्रदेश में शूट हुई हैं।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। तब 1953 में प्रदर्शित कुछ बेहतरीन फिल्मों को चुना गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। देश में स्वतंत्रता के बाद कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इन पुरस्कारों के पीछे मकसद ये भी था कि अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हर कैटेगरी के आधार पर अलग अलग अवार्ड दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को बड़ी सराहना मिली है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश उभर कर सामने आया है। प्रदेश में 90 से ज्यादा फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल की शूटिंग हो चुकी है। प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर ने फिल्म फेयर का मन मोहा है, फिल्म मेकर्स का मन मोह लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत भी घोषित हो चुकी है, जिनका जीतना लगभग पहले से ही तय था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के सामने कई विपक्षी दल भी अपने विधायकों, सांसदों को एकजुट रख पाने में नाकाम रहे। बीजेपी की अपील विपक्षी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुन वोट करने की थी, जिसे कई विधायकों ने सुना भी। सवाल न केवल विपक्ष की एकजुटता पर है, बल्कि पार्टी अपनों को भी अनुशासन में नहीं रख पाई। उस पर बीजेपी ने जनजातीय राष्ट्रपति की जीत पर जश्न मनाकर बड़े समुदाय को राजनीतिक संदेश भी दे दिया। दरअसल एक दांव से कई निशाने बीजेपी ने एक साथ साधे हैं। जनजाति बाहुल्य राज्य एमपी छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए चिंता तो बढ़ा ही रहा है। अपने फैसलों से चौंकाने वाली केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर फिर चौंकाया। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकता भी धराशायी हो गई, बल्कि सियासी दल अपने विधायकों को भी साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज भारी पड़ी। जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। अब एमपी के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निशाने पर कांग्रेस और कमलनाथ हैं। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर कमलनाथ जी को लगता है कि मैं आदिवासी विरोधी चेहरा नहीं हूं, तो फिर कमलनाथ जी बताएं, क्या आपने भी 19 लोगों में से वोट किया है? छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कहते हैं समीक्षा की जाएगी, लेकिन वो मानते हैं 2023 में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवराज जी कह रहे हैं कि विधायकों ने अंतरात्मा को सुना है और शिवराज जी को कहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, जब मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी थी जो एससी वर्ग की थी, तो खुलेआम इन लोगों ने उसका विरोध किया था। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों घरों पत्थर नहीं उछाला कर। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुई है ना? नहीं, इन सब चीजों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। केवल एमपी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार वाले छत्तीसगढ़ में भी 2 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। मामले पर कांग्रेस का सधा जवाब आया है, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज बताते हैं। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज
से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित रूप से अंतरात्मा जागी है और जो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट दिए हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। नतीजों में सामने आया कि लगभग 14 राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। आखिर कैसे विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई? क्रॉस वोटिंग उन राज्यों में ज्यादा हुई जहां कांग्रेस सत्ता में है या फिर विपक्ष में। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने विधायकों को अनुशासन में नहीं रख पाई। सवाल कि क्रॉस वोट क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? उस संदर्भ में भी जब बीजेपी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम रही। मध्य प्रदेश में तो 17 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। छत्तीसगढ़ में भी 2 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी समीक्षा दोनों ही प्रदेशों में अब होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के वॉकआउट का सिलसिला लगातार जारी है। हंगामे और वॉकआउट की वजह से सदन का कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा। मुद्दों पर चर्चा कम, बवाल ज्यादा हो रहा है। 27 जुलाई को मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और बीच में छुट्टियां भी हैं। ऐसे में काफी कम वक्त बचा है सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए। जाहिर है इन हालातों में नुकसान जनता का ही होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के तेवर तीखे नजर आए। अधूरी सड़कों और स्वीकृत सड़कों के निर्माण के मुद्दे पर जमकर हंगामा, कोहराम मचा। सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में धान खरीदी के मामले पर भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मानसून सत्र को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी दिन कामकाज ढंग से नहीं हो पा रहा। गुरुवार को भी शराब, खाद और पीएम आवास को लेकर खूब हंगामा मचा था। विपक्ष ने बिना परमिट और अधिक दर पर शराब बेचने का मुद्दा उठाया था, लेकिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किसी गड़बड़ी की बात से साफ इनकार कर दिया। हंगामे के बीच बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई, जिसे मंजूर किया गया। उम्मीद थी कि तीसरे दिन हंगामा नहीं चर्चा होगी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य बहुत ज्यादा नाराज हैं। यहां तक कि मंत्रियों को भी चुन चुनकर उनके क्षेत्र में विकास के काम दिए जाते हैं, बाकी मंत्रियों के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। ये एक संसदीय परंपरा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है और ये छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ को कंगाल बना रही है, बदहाल बना रही है, दिवालिया बना रही है और आने वाली पीढ़ियों को इसको भुगतना पड़ेगा। विपक्ष ने बिलासपुर वन मंडल में अनियमितता का मामला उठाया तो वन मंत्री ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया। सरकार की तरफ से विपक्ष को जांच का भरोसा भी दिया गया, लेकिन एक नहीं, हर मुद्दे पर हंगामा हुआ। हमें लगता है कि तत्कालीन सरकार के जो किए हुए कार्य थे वो जनता के सामने है और जनता ने जांच करके ही फैसला दे दिया है। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के आखिरी दिन चर्चा होनी है। ऐसे में सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रह सकता है, लेकिन सवाल है कि सदन चलाने में जो भारी भरकम खर्च होता है वो पैसा जनता की जेब से जाता है। ऐसे में हर मुद्दे पर हंगामा और वॉकआउट से आखिरकार नुकसान तो जनता का ही होगा। देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। बीजेपी ने पहले से ही सत्र को सरकार को घेरने की तैयारी कर दी है। सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हर दिन हंगामा कर रहा है। बार बार विपक्ष के वॉकआउट से सदन का काम भी प्रभावित हो रहा है। 27 जुलाई को सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 जून से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को आंदोलन है। कर्मचारियों का आंदोलन है। आंदोलन तो 5 दिन का है, लेकिन सरकारी दफ्तर 9 दिनों तक बंद रहेंगे, क्योंकि बीच में कई दिनों की छुट्टी भी है। जाहिर है इस हड़ताल से सरकारी कामकाज काफी प्रभावित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये हड़ताल क्यों। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम बंद काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है।
25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रस्तावित इस हड़ताल के दौरान प्रदेश का हर सरकारी कर्मचारी खुद को कामकाज से अलग रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होगा। हालांकि इसका असर सिर्फ 5 दिन नहीं बल्कि 9 दिनों तक दिखेगा, क्योंकि इस दौरान छुट्टियां भी पड़ेंगी। फेडरेशन की यह हड़ताल महंगाई भत्ता, भाड़ा भत्ता, छंटनी, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की नियमित नौकरी जैसे मुद्दों को लेकर होगी। अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया वेतन विसंगति को लेकर के, महंगाई भत्ता को लेकर के और अन्य जो भी है, एक कर्मचारी को जो मिलना चाहिए सुविधा और वेतन भत्ता उससे संबंधित जितनी भी है उसको लेकर के प्रचंड मात्रा में हड़ताल को किया जा रहा है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़, समूचा छत्तीसगढ़ समर्थन दे रहा है। फेडरेशन के मुताबिक मौजूदा दौर में महंगाई भत्ता और भाड़ा भत्ता लागू कर दिया जाए तो हर कर्मचारी को 5,000 अधिक मिलेंगे। इस तरह से देखा जाए तो हर महीने सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हर कर्मचारी का 5,000 रुपए महीने का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में लगभग 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस आंदोलन में सभी कर्मचारी संगठन एक साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान स्कूलों में टीचर भी नहीं आएंगे। ऐसे में स्कूलों को बंद रखने की नौबत भी आ सकती है। इस आंदोलन में लगभग सभी कर्मचारी संगठन शामिल हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो 25 तारीख से कलम बंद का आह्वान किया गया, उसका पूरा समर्थन है हमारे संगठन के द्वारा। डीए और एचआरए दोनों हमारे को भी बहुत पीछे हैं हम लोग। डीए तो हमको मिलना ही चाहिए और एचआरए भी हमको जो 6वां वेतनमान का मिल रहा है वो 7वां वेतनमान के अनुसार हमको मिलना चाहिए। शासन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शासन हमारी मांग को मान ले तो हम आंदोलन उसको टाल दें। अंदाजा है कि करीब 5 लाख से अधिक कर्मचारी 25 मई से हड़ताल कर सकते हैं, जिससे सरकारी कामकाज तो रुकेगा ही, आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। चुनावी मौसम में छत्तीसगढ़ में हड़तालों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन कोई ना कोई संगठन हड़ताल कर रहा है। हड़तालों का मकसद कर्मचारी हित की मांगें पूरी करना है। अब 25 जुलाई से 29 जुलाई तक बड़े कर्मचारी आंदोलन की तैयारी है। 9 दिनों तक सरकारी कामकाज प्रभावित निश्चित तौर पर होगा। तो चलते चलते कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपकी सांसें थम जाएं। जी हां, अगर सड़क पर आपको 20 फीट का अजगर और 3 बाघ नजर आ जाएं, तब तो सांसें थमेगी ही ना। देखिए, अजगर, ये नाम सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती है। कोई नहीं चाहता कि कभी उसका सामना अजगर से हो। वैसे आम तौर पर अजगर से सामना होता भी नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अजगर को खुलेआम सैर सपाटा पसंद नहीं। लेकिन ऐसा मानना ठीक है क्या? कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। जरा देखिए कैसे भारी भरकम अजगर सड़क पर है। इस तस्वीर को देखकर कईयों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खास तौर से उनके जो इस सड़क से गुजरते हैं। भला कौन चाहेगा कि ऐसा विशालकाय अजगर उनके सामने हो। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है ये नजारा भोपाल के भेद स्पोर्ट्स क्लब के पास का है। करीब 20 फीट के इस अजगर को सड़क क्रॉस करते हुए लोगों ने कैमरे में कैद किया। इतना तो तय है कि जहां ये अजगर दिखा वहां कहीं आसपास ही इसका बसेरा भी होगा। ऐसे में वहां के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगली तस्वीर देखकर शायद आप उस अजगर को भूल जाएंगे। जी हां, अगर आपको सड़क पर अजगर की जगह 3 बाघ दिख जाएं तो क्या रिएक्शन होगा? सिवनी में ऐसा ही नजारा दिखा, जहां पेंच टाइगर रिजर्व से लगे खबासा में रात के समय बाघ के 3 शावक सड़क पार करते हुए नजर आए। इन शावकों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शावक एक के बाद एक सड़क पार कर रहे हैं। ये शावक तेलिया बाघिन के बताए जा रहे हैं। इन शावकों को सड़क पार करते देख राहगीर रोमांचित हो गए और इस दौरान राहगीरों ने शावकों का वीडियो भी बना लिया, जिसमें बाघिन के शावक शान से सड़क पार कर जंगल की ओर जाते दिख रहे हैं। जाहिर है खतरनाक जंगली जीवों से डर लगता है, लेकिन यह प्रकृति की खूबसूरती है और जरूरत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसएससी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ईडी के छापे में 20 करोड़ की नकदी मिली है। छापेमारी के दौरान 20 करोड़ की नकदी जब्त हुई। मौके से 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े की सूचना पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर आप।
पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। एसएससी परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ईडी के छापे में 20 करोड़ की नकदी मिली है। जी हां, 20 करोड़ की नकदी मिली है। छापेमारी के दौरान 20 करोड़ रुपए जब्त किए गए। मौके से 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायत पर, सूचना पर ईडी ने यह कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसएससी परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ईडी के छापे में 20 करोड़ की नकदी मिली। छापेमारी के दौरान 20 करोड़ की नकदी जब्त हुई। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।